आप सुन रहे हैं 60 लाख का चक्कर विक्रम खन्ना सीरीज़ और लेखक हैं प्रकाश भारती। जहाँ मैं कार रोकूंगी, वो बोली, वो स्थान उस मकान के पिछवाड़े होगा। वहाँ फूलों वाली झाड़ियों की ऊंची हेज और कंटीले तारों की बाड़ है, लेकिन गेट शायद लॉक्ड नहीं होगा। अगर लॉक्ड हुआ तो तुम्हें गेट फांद कर जाना होगा। गुड लक। थैंक यू। शुक्रवार रात में ठीक 2 बजे तुमने इसी जगह पहुँचना है। हाँ, मुझे याद है। निशा ने स्पीड कम करनी शुरू कर दी। मुश्किल से 1.5 मिनट बाद कार रुक गई। विक्रम ने चुपचाप नीचे उतरकर दरवाज़ा बंद कर दिया। निशा ने विदाई सूचक हाथ हिलाकर कार पुनः आगे बढ़ा दी। विक्रम अंधेरे में कार देखता रहा। जल्दी ही बाईं ओर घूमने के बाद कार की हेडलाइट्स दिखाई देनी बंद हो गई थी। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने के अलावा हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आसमान में छाए बादलों के कारण अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम पलटकर किसी उल्लू की भांति ताकने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गईं। फूलों की झाड़ियों का अस्पष्ट सा आभास पाकर वो धीरे धीरे उधर की ओर बढ़ गया। अंधों की तरह टटोलते उसके हाथों को बाढ़ का स्पर्श महसूस हुआ तो वो उसी के साथ साथ चल दिया। उस गेट या हैज में किसी ऐसी खुली जगह की तलाश थी जहाँ से गुजरकर अंदर जाया जा सके। कार से उतरने के से पहले वो टाइम देखना भूल गया था और इस अंधेरे में घड़ी की सुइयां तो दूर डायल भी नज़र नहीं आया था। समय का सही ज्ञान तो उसे नहीं था, लेकिन सुबह होने में अंदाजन 2 घंटे बाकी थे। वो निश्चिंत था कि इतने समय में अंदर जाने की कोई राह तो उसे ज़रूर मिल जाएगी। बाढ़ के साथ साथ चलता विक्रम सोच रहा था कि जिस गेट के बारे में निशा ने बताया था वो कहाँ हो सकता था। इसी तलाश में वो कॉर्नर पर जा पहुँचा, लेकिन ना तो गेट मिला और ना ही कोई खाली जगह। वो समझ गया कि वो गलत साइड में आ गया था। वो पलटा और बाढ़ को टटोलता हुआ वापस लौट पड़ा। बाढ़ करीब 6 फुट ऊंची थी और एक निश्चित फासले पर जगह जगह लोहे के मजबूत पोल गड़े थे। हैज अंदर की ओर थी और इतनी घनी थी कि करीब 10 फुट ऊंची मोटी मजबूत दीवार सी नजर आती थी। विक्रम को गेट मिल गया। टटोलने पर उसे पता चला कि उसमें ना तो चेन लगी थी और ना ही कोई ताला था। मोटे मजबूत सींगचों वाले लोहे के उस गेट में सिर्फ सांकल लगी हुई थी। सींगचों के बीच से हाथ घुसेड़कर उसने सांकल खोल दी। इस प्रयास में सूखे कब्जे से ऐसी आवाज़ निकली मानो वो करहा रहा था। विक्रम तनिक रुका, फिर बहुत ही धीरे से गेट खोल दिया। पिछली तरफ के विशाल लॉन से परे सामने अंधेरे में लिपटी खड़ी एक इमारत अब अपेक्षाकृत तनिक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। काफ़ी बड़ी उस 2 मंजिला इमारत पर सबसे ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था। ऊंचे पेड़ों से घिरी उस इमारत के दाईं और छोटा सा कुछ और भी बना था, जो कि अनुमानतः गैरेज होना चाहिए था। विक्रम भीतर दाखिल हुआ। गेट बंद करके हैच के बीच खुले स्थान से गुजरकर इमारत को गौर से देखने लगा। कहीं से भी मामूली सी भी रोशनी बाहर झांकती नजर नहीं आई थी और ना ही ऐसी कोई आहट सुनाई दी जिससे पता चले कि अंदर कोई मौजूद था। पूरी इमारत में व्याप्त अंधकार और खामोशी से ऐसा लगता था मानो वो बरसों से खाली पड़ी थी। विक्रम पिछली तरफ वाले पोर्च की ओर चल दिया। अचानक उसे एक ऐसी बात याद आई जिसकी ओर उसने या निशा ने ध्यान ही नहीं दिया था, और वो बात थी कि इमारत के चारों ओर मौजूद ग्राउंड्स, जिनमें लंबे चौड़े लॉन बने थे और पेड़ तथा फूलों की झाड़ियाँ उगी हुई थीं। अगर वो रकम या जौहरी की लाश या फिर दोनों को वहीं कहीं दबाया दिया गया हो तो उन्हें तलाश करने में बुलडोज़र और दर्जन भर आदमियों को भी कई दिन लग सकते थे। इस बारे में ना सोचने की अपनी बेवकूफ़ी पर विक्रम को खींच सी आ गई। फिर उसे लगा कि वो बेकार ही परेशान हो रहा था। अगर पहले भी सोचा होता तो भी इस बारे में वो कुछ कर नहीं सकते थे। उसे इसी इकलौती उम्मीद के सहारे तलाश करनी थी कि वो रकम इमारत में ही कहीं थी। अगर वहाँ रकम या उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो निशा पर क्या गुजरेगी, वो नहीं जानता था। लेकिन ये बिल्कुल तय था कि उस सूरत में सूजी की जान नहीं बचाई जा सकेगी। इस विचार मात्र से ही वो सिहर गया। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने निश्चय को दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर रकम का पता लगाकर ही रहेगा। वो पोर्च के सिरे के पास जा पहुंचा था। उसका चक्कर काट कर इमारत के पिछवाड़े आ गया। अंधेरे में झाड़ियों से आंशिक रूप से ढकी ज़मीन के लेवल के साथ पास पास बनी 2 खिड़कियां उसे दिखाई दी। वो खुश हो गया।
वो बेसमेंट की खिड़कियां थीं और भीतर घुसने के लिए उसे ऐसी ही किसी चीज़ की तलाश थी। वो पहली खिड़की के पास पहुंचा, जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर इस ढंग से खड़ा हो गया कि टॉर्च की रोशनी उसकी आड़ में छुपी रह सके। फिर टॉर्च की रोशनी में खिड़की का निरीक्षण किया। जालीदार पल्ला और उसका कांच वाला पल्ला इतने ज़्यादा गंदे थे कि अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आ सका, सिवाय इसके कि वहाँ ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के जालीदार पल्ले में निचली तरफ ही कुंडी थी और वो बंद थी। ऊपर की कुंडी उखड़ी हुई थी। उसने दूसरी खिड़की का मुआयना किया। वो पहली जैसी ही थी और उसकी जाली वाले पल्लू में ऊपर नीचे 2 स्थानों पर कुंडियाँ लगी थी। संभवतः सभी खिड़कियाँ और दरवाजे इसी तरह बंद होने थे। विक्रम थोड़ा पीछे हटकर दोनों खिड़कियों को देखने लगा। पहली खिड़की झाड़ियों से अपेक्षाकृत ज़्यादा ढकी हुई थी और उसमें कुंडी भी एक ही थी। वह उसी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पुनः टॉर्च जलाकर जालीदार पल्ले के निचले हिस्से पर रोशनी डाली। फिर जेब से पेचकस निकालकर जाली में घुसेड़ा और कुंडी को पीछे धकेला। जंग लगी कुंडी खासी ताकत लगाने के बाद ही खुल सकी। जाली वाला पल्ला बाहर की ओर खुल गया। तत्पश्चात विक्रम ने टॉर्च मुंह में दबाकर टेप रोल निकाला और उसे खोलकर कांच वाले पल्ले पर दोनों सिटकनियों के आसपास खास ढंग से चिपका दिया। फिर छोटी सी हथौड़ी से दोनों स्थानों पर प्रहार करके वहाँ का कांच तोड़ दिया। टेप चिपका होने के कारण ना तो प्रहारों की आवाज़ जोर से हुई थी और ना ही टूटने के बाद कांच नीचे गिरा था। बाकी काम बहुत आसान था। पेचकस के सिरे को कांच टूटने से बने छेदों से भीतर घुसेड़कर दोनों कुंडियाँ नीचे गिरा दी गईं। कांच का पल्ला भी खुल गया। टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, फिर खिड़की से स्वयं भी अंदर चला गया। दोनों पल्ले पुनः यथावत बंद करने के बाद उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाकर बेसमेंट का सरसरे तौर पर मुआयना किया। काफ़ी बड़े उस कमरे की हालत किसी कबाड़ी की दुकान से भी बदतर थी। एक कोने में पुरानी मैगजीन्स और अखबारों का काफ़ी ऊंचा ढेर लगा हुआ था। खाली बोरे, पुराने बिस्तर और लकड़ी का टूटा फर्नीचर पहाड़ जैसे ऊंचे ढेर की शक्ल में एक पूरी दीवार के साथ फैला हुआ था। एक अन्य कोने में मोबिल ऑयल, केरोसिन ऑयल वगैरह के खाली पीपे पड़े हुए थे। विक्रम की निगाह एक दरवाजे पर जा टिकी। उसने गुजर कर जिस कमरे में वो पहुंचा, वहाँ बड़ी सी एक वॉशिंग मशीन और मैले कपड़े पड़े थे। मशीन पर जमी धूल से जाहिर था कि उसे मुद्दत से इस्तेमाल नहीं किया गया था। विक्रम को अभी रकम की तलाश शुरू करने में अक्लमंदी नज़र नहीं आई। वो पहले सरसरे तौर पर पूरी इमारत को देखकर यकीन कर लेना चाहता था कि वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था, खास तौर पर वो नौकरानी जिसके बारे में निशा ने कहा था कि वो अपने घर चली गई होगी। लेकिन इस वक्त नौकरानी की मौजूदगी उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी, निशा के लिए नहीं। इसलिए यकीनी तौर पर जानना ज़रूरी था कि वो वहाँ थी या नहीं। वापस बेसमेंट में आकर उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तलाश थी। पिछली दीवार के साथ बनी सीढ़ियाँ जल्दी ही उसे दिखाई दे गईं। वो उधर बढ़ा ही था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। टॉर्च बुझा दी और सांस रोक कर सुनने लगा। उस घुटन भरी खामोशी में उसे अपनी धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थी। गर्दन के पृष्ठभाग के बाल खड़े हो गए से महसूस हो रहे थे। माथे पर गीलापन उभर आया था। उसे लगा कि म्यूज़िक सुनाई दिया था। रात में 4 बजे एक खाली मकान में म्यूज़िक? नहीं, ज़रूर उसे वहम हुआ था। उसने पुनः सुनने की कोशिश की। कुछ सुनाई न देने पर उसने दोबारा टॉर्च जला ली और आगे बढ़कर सावधानीपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर एक दरवाज़ा था। उसे धीरे से खोलकर अंदर जाने पर उसने स्वयं को किचन में पाया। सिंक से उड़कर एक खिड़की थी, लेकिन उस पर पर्दा खिंचा हुआ था। विक्रम के लिए सभी कमरों में ऐसी चीज़ें चेक करना ज़रूरी था ताकि दिन में वो इत्मीनान से अपना काम कर सके। उसने शेष कमरों का निरीक्षण किया। सिंक के पास वाला दरवाज़ा बाहर पिछले पोर्च की ओर खुलना चाहिए था। किचन काउंटर के परे बना दरवाज़ा प्रत्यक्ष था डाइनिंग रूम में और इमारत के मुख्य द्वार वाला हिस्से की ओर जाने के लिए था। बेसमेंट के दरवाजे के अलावा जिससे वहाँ पर पहुँचा था, बाईं ओर एक और दरवाज़ा भी था। वो बंद था। उसे खोलकर देखना ज़रूरी था। अनुमान था उधर नौकरानी का कमरा होना चाहिए था। वो दबे पाँव वहाँ पहुँचा। टॉर्च बुझाकर बहुत ही धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। विक्रम दम साधे चुपचाप खड़ा सुनने की कोशिश करने लगा।
अगर नौकरानी वहाँ थी तो सोई पड़ी होगी। इस हालत में उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। उसे किसी भी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। वहाँ वो थी या नहीं ये जानना ज़रूरी था, और इसके लिए यही मुनासिब वक्त था। सुबह होने तक बहुत देर हो जानी थी। नौकरानी की मौजूदगी के बारे में जानने का एक ही तरीका था, टॉर्च की रोशनी में देखा जाए, और ऐसा करने में बड़ा भारी रिस्क था। अगर वो अंदर हुई तो रोशनी देखते ही उसकी नींद खुल जाने, और अगर पहले से ही जाग रही हुई तो चीख पड़ने की पूरी आशंका थी, और अगर उसके पास कोई आदमी भी हुआ तो उसने फ़ौरन उस पर टूट पड़ना था, या अगर उसके पास पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसा कोई हथियार हुआ तो वो उसे शूट भी कर सकता था। विक्रम कई पल हिचकिचाया सा खड़ा रहा, फिर उसने रिस्क लेने का फैसला ही किया। सैम को दरवाजे की आड़ में रखने की कोशिश करते हुए उसने टॉर्च जलाकर रोशनी अंदर डाली। कमरे में पूर्ववत खामोशी छाई रही। टॉर्च की इधर उधर रेंगती रोशनी पलंग पर पड़ने लगी। वो खाली था। विक्रम ने राहत की सांस ली। कमरा पुनः बंद करके वो पीछे हटा और डाइनिंग रूम में के दरवाजे में जाकर खड़ा हुआ। फर्श पर बिछाओ दीवारों पर लगे वॉल टू वॉल कारपेट पुराने और कीमती थे। पुराना होने के बावजूद भारी फर्नीचर और सजावट की चीज़ें इस बात का साफ सबूत थे कि बनवाने वाला शौकीन मिजाज का रहा होगा, और उसने इस पर दिल खोल कर खर्च किया था। डाइनिंग रूम से गुजरकर विक्रम ड्राइंग रूम में आ गया। काफ़ी लंबा चौड़ा विलासपूर्ण ढंग से सुसज्जित वो शानदार कमरा भी अपने आप में इस बात की मिसाल था कि मिसेस जौहरी के बाप दादा न सिर्फ दौलतमंद थे, बल्कि अपनी शान बनाए रखने के लिए पैसा खर्चना भी जानते थे। महोगनी और अखरोट की लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर, बहुमूल्य कारपेट, मखमली पर्दे वगैरह उनकी शान और शौकत की कहानी सुना रहे थे। एक दीवार की पूरी लंबाई में छत तक ऊंची रैक्स में विभिन्न विषय की पुस्तकें मौजूद थीं। रैक की ओर देखता विक्रम अचानक चौंका और थोड़ा आगे बढ़ गया। जो वो देख रहा था वो अपने आप में बहुत अजीब था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम्स न सिर्फ बेतरतीबी से रखे हुए थे, बल्कि उनके बीच दूसरी पुस्तकें भी फंसी हुई थीं। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। उसने एक बार फिर शेष कमरे में टॉर्च की रोशनी घुमाई। प्रत्येक चीज़ बड़े सलीके से अपनी जगह पर यथास्थान मौजूद थी। सिर्फ इन किताबों की इस हालत में ऐसी क्यों थी? इसके जवाब में अजीब सा एक विचार उसके मन में पनपा। वो एक सोफे की बगल में घुटनों के बल नीचे बैठ गया। टॉर्च की सीमित और लकीरनुमा रोशनी के बावजूद उसे कारपेट पर पड़े वो निशान नजर आ गए, जहाँ बाहरी सोफे के पाए टिके होने की वजह से छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे। सोफे के पाए अब उन निशानों से अलग रखे थे। जाहिर है सोफ़ा हाल ही में खिसकाया गया था। क्यों? इसका सीधा सा जवाब था, नौकरानी द्वारा सफाई करते वक्त ऐसा हो सकता था। लेकिन ये बात गले में उतरने वाली नहीं थी। इस किस्म के घरों में काम करने वाली नौकरानियां आमतौर पर ज़्यादा मेहनती या जानमारी करने वाली होने की बजाय कामचोर और खुशामदी हुआ करती हैं, और फिर सफाई के लिए सोफ़े को खिसकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत पड़ी भी थी तो उसे वापस उसके सही स्थान पर क्यों नहीं रखा गया? विक्रम को शक हुआ, और उसी की पुष्टि के लिए उसने सोफ़ा दीवार से आगे खिसकाकर उसकी पुश्त के पिछले हिस्से पर निगाह डाली। कीमती टेपेस्ट्री सोफ़े की पूरी लंबाई में कटी हुई थी। उसे किसी तेज़ धार वाला चाकू या रेजर से चीरा गया लगता था। उसने कुशन उठाकर देखे तो उनके निचले हिस्सों की भी इसी हालत में पाया। दूसरे सोफ़े और तमाम सोफ़ा चेयर्स की भी यही हालत थी। विक्रम गहरी सोच में पड़ गया। ये सब किसने किया है? इससे भी अहम सवाल था, क्यों किया? स्पष्ट था उसे किसी चीज़ की तलाश थी, और हालात को देखते हुए वो चीज़ 60 लाख की वही रकम भी हो सकती थी। तो क्या रकम उसे मिल गई? इसका सही उत्तर दे पाना तो कठिन था, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इस बात की थी कि उसे अपनी इस तलाश में कामयाबी नहीं मिली थी। तो वो अभी भी क्यों तलाश करने की कोशिश कर रहा था? इसका कोई मुनासिब जवाब उसे नहीं सूझ सका। लेकिन ये बिल्कुल सही था कि सोफ़े की ये हालत 2 महीने पहले पुलिस द्वारा ली गई तलाशी के दौरान तो हुई नहीं है। खुद पुलिस में रह चुका होने की वजह से विक्रम जानता था कि पुलिस वाले इस ढंग से तलाशी नहीं लिया करते। ये सब हाल ही में किया गया था।
अगर ज़्यादा दिन पहले किया गया होता तो मिसेज जॉहरी ने अब तक सोफ़े कुशन वगैरह रिपेयर करा लिए होते और किताबें सही ढंग से रखवा दी गई होती। दूसरे पहलू से इस बारे में सोचने के बाद विक्रम ने अपने ढंग से जो नतीजा निकाला वो अपने आप में कम उत्साहित करने वाला नहीं था। कोई और भी इस स्थान की तलाशी लेता रहा था। इस तथ्य ने निशा के इस अनुमान को सही साबित कर दिया था कि वो रकम वहीं कहीं थी। यानी किसी और के पास भी ये यकीन करने की तगड़ी वजह थी कि मिसेज जौहरी ने अपने पति की हत्या करके उसकी रकम हथिया ली थी। अब वो यहाँ था और उसने शुक्रवार रात तक यहाँ रहना था। इस नए तथ्य के सामने आ जाने पर क्या उसका ऐसा करना ठीक होगा? विक्रम ने स्वयं से प्रश्न किया। तो और क्या करे? तलाश शुरू करने से पहले ही यहाँ से भाग जाए? नहीं, आगे बढ़ चुके अपने कदमों को हरगिज पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि उसकी इसी कामयाबी पर सूजी की ज़िंदगी निर्भर थी। वो इस स्थान के चप्पे चप्पे की तलाशी लेगा। ऐसा करने की एक वजह और भी थी। उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि दूसरी तलाशी लेने वाले या वालों को वो रकम मिल गई थी। ड्राइंग रूम के दूसरे सिरे पर मेहराबदार दरवाज़ा था। उससे गुजरकर वो एक छोटे से हॉलनुमा कमरे में आ गया। वो प्रवेश हॉल था। उसके एक सिरे पर इमारत का प्रवेश द्वार था और दूसरे सिरे पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। विक्रम सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कारपेट बिछी उन सीढ़ियों में एक टूटी हुई थी। फलस्वरूप विक्रम का संतुलन कुछ बिगड़ा और संभलने के प्रयास में उसका हाथ रेलिंग से जा टकराया। सन्नाटे में वो आवाज़ इतनी जोर से उभरी कि वो एक पल के लिए विक्रम घबरा गया और अपनी इस घबराहट पर वो मन ही मन हंसा। इमारत में वो अकेला था। उस आवाज़ को सुनने वाला वहाँ कोई और नहीं था। वो बेकार ही घबरा गया था। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर उसने सामने गलियारे में टॉर्च की रोशनी डाली। उसने आगे बढ़ने के लिए कदम ही उठाया था कि वो बुरी तरह चौंक उठा और टॉर्च बुझाकर आंखें फाड़े सामने देखते रहने पर विवश हो गया। गलियारे में बाईं ओर एक दरवाज़ा खुला था और उससे बहुत ही मरियल सी रोशनी बाहर आ रही थी। सांस रोके खड़ा विक्रम देखता रह गया। रोशनी इतनी मरियल थी कि बिजली के बल्ब की नहीं हो सकती थी। साथ ही वो कांपती सी भी प्रतीत हो रही थी। क्या उसका स्रोत माचिस की जलती हुई तीली थी? लेकिन ये विचार उसे अपने दिमाग से झटक देना पड़ा। माचिस की तीली इतनी देर जलती नहीं रह सकती थी। मरियल और कांपती सी वो रोशनी निश्चय ही मोमबत्ती की थी और इसका सीधा सा अर्थ था कि अंदर कोई मौजूद था और वो कोई मोमबत्ती लिए इधर उधर घूम रहा था। विक्रम को ये बात बहुत अजीब सी लगी कि टॉर्च जैसी सुविधाजनक चीज़ की बजाय अंदर मौजूद व्यक्ति मोमबत्ती इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इससे पहले ही कि वो इस बारे में कुछ और सोच पाता, एक नई चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। कमरे से सू सू की धीमी आवाज़ आ रही थी। अब वो किसी के मुंह से निकलती आवाज़ हरगिज़ नहीं थी। तभी संगीत का धीमा शोर उसके कानों में पड़ा और वो समझ गया कि वो आवाज़ ग्रामोफोन के घूमते रिकॉर्ड पर सुई की थी, जो संगीत आरंभ होने से पहले सुनाई दी थी। संगीत का वो शोर बहुत ही धीमा था। विक्रम के लिए ये पता लगाना बेहद ज़रूरी था कि कमरे में कौन था और क्या कर रहा था। कमरे के दरवाजे से वो मुश्किल से 8-10 फुट दूर था और गलियारे में कारपेट बिछा होने के कारण उसके कदमों की आहट भी नहीं होनी थी। वो दबे पांव आगे बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। उसका ये कदम खतरनाक साबित हो सकता था। अगर कमरे में मौजूद व्यक्ति का मुंह दरवाजे की ओर हुआ तो उसे अंदर झांकते वो आसानी से देख सकता था। कमरे से बहुत ही धीमे उभरते म्यूजिक के अलावा अन्य कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। विक्रम इंच इंच करके आगे बढ़ा और दरवाजे की चौखट से चेहरा सटाकर अंदर निगाह डाली। वो कमरा बेडरूम था। फर्श पर बिछे कारपेट पर रखे चालू रिकॉर्ड प्लेयर के पास चांदी की एक प्लेट में खड़ी मोमबत्ती जल रही थी। आसपास दर्जनों रिकॉर्ड फैले हुए थे। उन्हीं के बीच में नीला गाउन पहने दीवान से पीठ सटाए एक स्त्री फर्श पर बैठी थी। वो यूं धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी कि मानो मनपसंद संगीत का पूरा लुत्फ उठा रही थी। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर भी पड़ रही थी। उसके सियाह काले बाल तनिक बिखरे हुए थे, आंखें बंद थीं, चेहरा शुष्क और तनावपूर्ण था। अविश्वसनीय रूप से सुंदर वो स्त्री नशे की तगड़ी झोंक में थी। अचानक विक्रम बुरी तरह चौंका और हैरानगी से आंखें फैलाए उस स्त्री को देखता रहा।
निशा द्वारा बताया गया मिसेज जौहरी का हुलिया उस पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था। वो स्त्री कोई औरत ना होकर स्वयं मिसेज जौहरी थी। मिसेज जौहरी हिस्टोरिकल सोसाइटी का सेमिनार अटेंड करने के लिए सलीमपुर में थी। निशा की ये बात विक्रम को अपने दिमाग में हथौड़े की भांति बजती महसूस हुई। फिर गुस्से की एक जबरदस्त लहर उसके दिमाग में गुजर गई। क्या निशा ने जानबूझकर झूठ बोला था या वो खुद किसी गलतफहमी की शिकार हो गई थी? निशा ने शुरू में ही झूठ बोला था, क्योंकि जितना वो ज़रूरी समझती थी उससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी। क्या उसने दोबारा भी झूठ बोला था या ये एक महज इत्तेफाक था कि मिसेज जौहरी अनपेक्षित रूप से सलीमपुर से लौट आई थी और निशा को उसका पता नहीं चल पाया था? विक्रम को दूसरी बात ही ठीक लगी। निशा उसके साथ मिलकर उस रकम को पाना चाहती थी और इसके लिए इमारत की तलाशी लेना ज़रूरी था, जो कि मिसेज जौहरी की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन था। जबकि जानबूझकर मिसेज जौहरी को की मौजूदगी में उसे यहाँ भेजकर निशा को कुछ भी हासिल नहीं होना था, या उसे कुछ हासिल हो सकता था। विक्रम ने विभिन्न पहलुओं में सोचा और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा कि निशा को कोई फ़ायदा इससे नहीं होना था। लेकिन इसके बावजूद निशा के प्रति उसके क्रोध में कमी नहीं आई। मिसेज जौहरी की सर्वथा अनपेक्षित उपस्थिति ने सारी योजना चौपट कर दी थी। रकम ढूंढने की कोई कोशिश अब नहीं की जा सकती थी। इस वक्त फौरन वहाँ से भाग निकलने में ही कुशलता थी। देर करना खतरनाक साबित हो सकता था। अभी रात बाकी थी। सवेरा होने पर वहाँ से निकलते वक्त किसी के द्वारा देख लिए जाने की पूरी आशंका थी। इस इमारत के मेन गेट से बाहर निकलने के बाद सब ठीक हो जाना था। शहर में जाकर उसे सलीमपुर जाने वाली पहली बस के जाने तक इंतज़ार करना होगा। फिर सलीमपुर पहुंचकर सीधा निशा सिंह के पास जाएगा और उसकी ऐसी खबर लेगा कि वो चालाकी करना भूल जाएगी। गुस्से से सुलगता विक्रम उसी तरह वहीं खड़ा रहा। इस अभियान को बीच में ही छोड़ देने के विचार ने उसके क्रोध में और ज़्यादा इजाफा कर दिया था, क्योंकि इस पर सूजी की ज़िंदगी निर्भर थी। उस रकम के ना मिलने का सीधा सा मतलब था कि इलाज के अभाव में सूजी का तड़प तड़प कर मर जाना, जो कि किसी भी हालत में वो नहीं होने देना चाहता था। तो फिर क्या किया जाए? क्या मिसेज जौहरी को कबर्ड में लॉक करके वो रकम की तलाश शुरू कर दे? लेकिन ये विचार जितनी तेज़ी से उसके दिमाग में आया था उतनी तेज़ी से उसे त्याग देना पड़ा। ऐसा करने में बेहद खतरा था। मिसेज जौहरी ज़्यादा देर उस हालत में नहीं रह सकेंगी, क्योंकि नौकरानी सुबह ही वापस आ जाएगी और मिसेज जौहरी से मिलने वाले लोग भी आ सकते थे और इस हालत में वो पकड़ा जा सकता था। विक्रम कोई और तरीका सोचने की कोशिश करने लगा। वहाँ खड़े रहने में कम से कम मिसेज जौहरी की ओर से तो कोई खतरा था नहीं। अगर उसने उसे देख भी लिया तो भी बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से कुछ करने या समझने की वो हालत में नहीं थी। अगर वो अंदर जाकर उनसे बात भी करने लगे तो भी नशा उतरने पर उसे कुछ याद नहीं रहेगा। वो औरत कितना ज़्यादा पिए हुई थी इसके सबूत के तौर पर एक गिलास और स्कॉच की 2 बोतलें वहाँ मौजूद थी। उनमें से एक बोतल खाली थी और दूसरी करीब 3/4 भरी हुई थी, यानी सवा बोतल शराब उसके पेट में पहुँच चुकी थी। ये ठीक था कि वो नशे में धुत थी, लेकिन इतनी विस्की को इस ढंग से पचा जाना मामूली बात नहीं थी। पानी की तरह शराब पीने के बावजूद एक दौलतमंद और इज्जतदार औरत के रूप में वो अपनी शान कायम किए हुई थी। सहसा मिसेज जौहरी के जिस्म में हरकत हुई। हालांकि उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसकी वो हरकत जानबूझकर की गई लगती थी। उसने सामने फैली अपनी टांगें घुटनों पर मोड़ ली थी। रिकॉर्ड ख़त्म हो गया था और साथ ही ऑटोमेटिक मशीन स्वयं ही बंद हो गई थी। संगीत बंद होते ही भयानक सन्नाटा छा गया। मिसेज जौहरी ने रिकॉर्ड चेंज करने का कोई उपक्रम नहीं किया। वो अभी भी उसी तरह आगे पीछे झूलसी रही थी और उसके होठ यूं हिल रहे थे मानो वो कोई गीत गुनगुना रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर बहुत ही धीरे से उसने अपने जिस्म का ऊपरी हिस्सा तनिक घुमाया और दीवान की बगल में लुढ़क गई। उसका चेहरा कारपेट में गड़ गया, बाल थोड़े और बिखर गए और एक बाँह आगे फैल गई। दुविधा में फंसा खड़ा विक्रम अभी तक भी नहीं तय कर पाया कि वो करे तो क्या करे। अचानक वो चौंका और पूर्णतः सतर्क होकर गर्दन सीढ़ियों की दिशा में घुमाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन जिस आवाज़ ने उसे चौंकाया था वो दोहराई नहीं गई।
दोहराई जानी भी नहीं थी। उस आवाज़ को वो साफ पहचान चुका था। वो आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कि टूटी सीढ़ी पर संतुलन बिगड़ जाने के कारण संभलने के प्रयास में रेलिंग पर उसका हाथ टकराने से हुई थी। कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। गलियारे में पास ही एक और कमरा भी था, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा खोलने की आहट ऊपर आने वाले को सुनाई दे जानी थी। सोच विचार के लिए विक्रम के पास वक्त भी नहीं था। वो दबे पांव बेडरूम में दाखिल हुआ। मिसेस जौहरी के ऊपर झुककर उसने देखा, फिर फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। पास ही कबर्ड के अधखुले दरवाजे को वो पहले ही देख चुका था। अब तक वो इस कमरे का पूरा भूगोल भी समझ चुका था। अंधेरे में दीवान के पास से गुजरकर टटोलता हुआ सा वो उस कबर्ड के पास जा पहुंचा। बगैर आवाज़ किए उसका दरवाज़ा पूरा खोला और अंदर रेंग गया। हैंगरों में लटके कपड़े उसके सर के पृष्ठभाग और पीठ को छू रहे थे और उनमें बसी परफ्यूम की खुशबू उसके नथुनों से टकरा रही थी। उसने दरवाज़ा इस ढंग से बंद कर लिया कि मामूली सी झिरी बनी रहे। अभी तक कोई आहट उसे सुनाई नहीं दी, लेकिन गलियारे और बेडरूम में कारपेट बिछा था, इसलिए आगंतुक कहीं भी हो सकता था। विक्रम इंतजार करता रहा। कुछ क्षणों के बाद कमरे के दरवाजे में रोशनी की एक लकीर प्रकट हुई और दीवारों पर रेंगने लगी। कमरे में मौजूद विभिन्न वस्तुओं से होती हुई वो कारपेट पर फैली पड़ी स्त्री के ऊपर केंद्रित हो गई। फिर टॉर्च वाला आदमी अंदर आ गया। स्त्री के पास बैठकर वो टॉर्च को दूसरे हाथ में बदलता प्रतीत हुआ। कबर्ड में खड़े विक्रम को रोशनी की लकीर में एक पल के लिए उस आदमी के हाथ में थमी रिवॉल्वर दिखाई दी। रोशनी क्योंकि स्त्री पर केंद्रित थी, इसलिए उस आदमी के हाथों के अलावा जिस्म का कोई और हिस्सा विक्रम को देख नहीं पा रहा था। उस आदमी का रिवॉल्वर वाला हाथ स्त्री की कनपट्टी की ओर बढ़ गया। स्पष्ट था वो स्त्री को शूट करना चाहता था। एक पल भी व्यर्थ गवाए बगैर विक्रम कबर्ड से निकलकर उसकी ओर झपटा। इस स्थिति की नज़ाकत और जल्दबाजी की वजह से विक्रम उस तरफ वाले दीवान के सिरे के बारे में भूल गया और परिणाम स्वरूप वो उससे टकराया और सीधे उस आदमी पर जा गिरा। इस अप्रत्याशित हमले से बौखला गए उस आदमी ने विक्रम के नीचे से निकलना चाहा और इस प्रयास में उसके हाथ से टॉर्च छूटकर दीवान के पास से टकराया और बुझ गया। कमरे में पुनः अंधेरा छा गया। रिवॉल्वर का क्या हुआ ये तो विक्रम को पता नहीं चल सका, लेकिन इतना वो ज़रूर समझ गया कि प्रतिरोध करता वो आदमी उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। विक्रम उसे दबोचे रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो आदमी स्वयं को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए प्रतिरोध कर रहा था। और इस संघर्ष में दोनों एक दूसरे से गुथे कारपेट पर लुढ़कने लगे और इस चक्कर में रिकॉर्ड प्लेयर उलट गया और इधर उधर बिखरे कई रिकॉर्ड उसके भार से नीचे दबकर टूट गए। विक्रम ने अभी भी उसे नीचे दबाया हुआ था, लेकिन उसकी बाह विक्रम की गर्दन से लिपटी हुई थी और विक्रम को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। विक्रम ने अपना घुटना उसके पेट में गड़ाया और फिर नीचे ले जाकर उसकी जांघों के जोड़ पर प्रहार कर दिया। गर्दन पर लिपटी बाह फौरन अलग हो गई, लेकिन इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता एक घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। उस आदमी के ऊपर से वो नीचे उलट गया। घूंसा इतना वजनी था कि उसे अपना जबड़ा हिलसा गया महसूस हुआ और दर्द की एक तेज लहर उसके सामने उसके पूरे शरीर में गुजर गई। विक्रम ने सर हिलाकर अपने दिमाग में छाई धुंध को साफ करने की कोशिश करते हुए अनुमान मात्र से दोनों पैरों को जोड़कर उस पर प्रहार किया, लेकिन अंधेरे की वजह से वो प्रहार खाली गया। हल्की सी आहट सुनकर विक्रम समझ गया कि वो खड़ा हो चुका था और उससे दूर जा रहा था। अचानक वो दरवाजे से टकराया और फिर बाहर दौड़ गया। विक्रम उठकर बैठ गया और घूंसे के प्रभाव से उसका सर चकरा रहा था। उसने जेब से अपनी टॉर्च निकाल ली। वो आदमी इमारत से बाहर भी भाग गया हो सकता था और वो कहीं भी छुपा हुआ भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि रिवॉल्वर किसके कब्ज़े में थी, क्योंकि बाजी उसी के हाथ रहनी थी जिसके पास रिवॉल्वर थी। विक्रम ने सावधानीपूर्वक इस ढंग से टॉर्च जलाई कि बाहर से ज़रा भी रोशनी नज़र ना आ सके। आसपास रोशनी डालने पर टूटे हुए रिकॉर्ड्स के बीच पड़ी रिवॉल्वर उसे नज़र आ गई और उसने टूटी टॉर्च भी दीवान के पास पड़ी थी। विक्रम ने रिवॉल्वर उठाकर चेक की और अपनी जेब में डाला। उसकी गर्दन और जबड़े में दुखन हो रही थी, सांसें उखड़ रही थीं, सर अभी भी घूम रहा था। दीवान से टेक लगाकर बैठा जबड़े और गर्दन को सहलाता हुआ वो अपनी उखड़ी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा।
उसकी सर्वथा अनपेक्षित उपस्थिति और अचानक हमले ने उस आदमी को, जो भी कोई वो था, इस बुरी तरह बौखला दिया था कि उसने जान बचाकर भागने में ही अपनी कुशलता समझी और ज़्यादा उम्मीद इस बात की थी कि अब तक वो इमारत से बाहर जा चुका होगा। उसकी रिवॉल्वर यहीं छूट गई थी और विक्रम के पास थी, इसलिए दोबारा यहाँ आकर उससे उलझने की हिम्मत शायद वो नहीं करेगा। विक्रम ने निशा सिंह के बारे में सोचा। बेहद चालाक औरत थी। उसे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो इस पुराने और खाली इमारत में आकर यहाँ की तलाशी ले सके। अगर उसके झांसे में आया आदमी यहाँ आकर अपनी जान भी गंवा देता तो उसकी मौत का रिश्ता उससे नहीं जोड़ा जा सकता था और वो दोबारा किसी और को फंसाकर आसानी से यहाँ भेज सकती थी। विक्रम खड़ा हो गया। अब वो क्या करे? विक्रम ने स्वयं से प्रश्न किया और इसका सीधा सा जवाब था कि वो फौरन बाहर निकले और इस इमारत से दूर चला जाए। लेकिन इससे उसकी समस्या तो हल होनी नहीं थी। उसने टॉर्च जलाकर नीचे पड़ी स्त्री पर रोशनी डाली। वो उसी तरह पड़ी हुई थी। कमरे में हुए हंगामे से वो पूरी तरह बेखबर थी। सुबह सोकर उठेगी तो भयानक हैंगओवर उसे घेर लेगा और कमरे की हालत देखकर लाख सोचने पर भी उसे पता नहीं चल सकेगा कि ये सब कैसे हुआ था। सहसा विक्रम के दिमाग में एक नया विचार पनपा। अगर वो उसे यहीं छोड़कर चला गया तो वो कभी नहीं जाग सकेगी। उस आदमी का यहाँ आने का इकलौता मकसद था मिसेस जौहरी की जान लेना। वो आदमी आसपास ही कहीं रहकर उसके जाने का इंतजार कर रहा हो सकता था और उसे ज़्यादा देखकर वो वापस आकर अपने इस काम को निपटा देगा जो उसकी दखल की वजह से अधूरा रह गया था। वो मिसेस जौहरी की जान ले लेगा और इस काम के लिए उसे किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसेस जौहरी बेहोशी में नींद में थी और इस हालत में वो खाली हाथों से आसानी से उनका गला दबाकर उसे ख़त्म कर सकता था। क्या किया जाए? मिसेस जौहरी की हत्या हो जाने दे या वहीं बैठकर उस आदमी के दोबारा लौटने का इंतज़ार करें और उसके अगले प्रयास को भी विफल करके उस आदमी का पता लगाए कि वो कौन था और ऐसा क्यों चाहता था? नहीं, उसे मिसेस जौहरी को बचाना ही होगा। कैसे? उसके जागने तक यहीं ठहरे। लेकिन ऐसा करना उसके अपने लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उल्टे उसी के गले में मुसीबत पड़ सकती थी। वो मिसेस जौहरी के लिए अपरिचित था। उसकी किसी बात पर यकीन करने की बजाय वो फ़ोन करके पुलिस को बुला लेंगी। उसे सेंधमारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जब वो उस आदमी के यहाँ आने मिसेस जौहरी की उसके द्वारा जान लेने की कोशिश और अपने साथ हुई हाथापाई के बारे में बताएगा तो किसी को भी उस पर यकीन नहीं आएगा। एक सेंधमार उस औरत की जान क्यों बचाएगा जिसके घर में वो खुद सेंध लगाने घुसा था? विक्रम को लगा कि वो खुद एक मजाक बनकर रह जाएगा। पुलिस यकीन नहीं करेगी और वो रिवॉल्वर और टूटी टॉर्च किसी ऐसे आदमी की थी जो मिसेस जौहरी की हत्या करने आया था। और अगर यकीन कर भी लिया तो भी अपनी वहाँ मौजूदगी की वो खुद क्या सफाई देगा? तभी एक अन्य विचार उसके दिमाग में कौंधा और उसके समूचे बदन से तेज़ सिरहंसी गुजर गई। मान लो कल या परसों किसी वक्त उसकी हत्या कर दी गई तो उसकी लाश बरामद होने पर क्या होगा? उस दूसरे आदमी के यहाँ आने का तो उसे कभी किसी को पता नहीं चल सकेगा। खुद उसके यहाँ आने का पता भले ही किसी और को ना हो, मगर निशा अच्छी तरह जानती थी कि वो यहाँ आया था क्योंकि वो खुद ही तो उसे यहाँ छोड़कर गई थी। और अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो वो खुद हत्या के उस ऐसे जुर्म में फंस कर रह जाएगा जिससे ज़रा भी वास्ता उसका नहीं था। उसे कुछ करना होगा, ऐसा कुछ जिससे इन मुसीबतों से फंसने से भी बच जाए और उसकी मूल समस्या भी हल हो जाए। साथ ही ये भी ज़रूरी था कि जो भी किया जाए जल्दी ही किया जाए क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। लेकिन किया क्या जाना चाहिए? विक्रम ने विभिन्न पहलुओं पर सोचा। जल्दी ही जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचा वह हर लिहाज से सही प्रतीत हुआ। उसने अपने ढंग से काम करने का फैसला लिया। इस मामले में अभी तक उसने सिर्फ वही किया था जो कि उसे करने के लिए कहा गया था। नतीजा ये हुआ कि वो एक ऐसी चालाक औरत का मोहरा बनकर रह गया जिसने पूरी कहानी का मुश्किल से 10वां हिस्सा ही उसे बताया था। लेकिन अब उसने प्रोग्राम बदलकर सारे मामले की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी थी। सारा चक्कर 60 लाख रुपए का था। इसके अलावा जिसकी भी दिलचस्पी उस रकम में थी वो सभी इसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ पता लगाना चाहता था कि रकम कहाँ और किसके पास थी और इसकी सही जानकारी की
वो रकम इस इमारत में थी या नहीं, सिर्फ मिसेज जौहरी को ही थी और इस समस्या का सही हल उसी के पास था। इस मामले में जहाँ तक विक्रम की जाति राय का सवाल था, अब उसे इस पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो रकम इसी इमारत में कहीं छिपी थी। इसकी बड़ी वजह थी कि उस दूसरे आदमी द्वारा भी इमारत की तलाशी लेना। इसका मतलब था कि उस रकम में दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विचार था कि रकम वहीं कहीं होनी चाहिए और मिसेज जौहरी वास्तव में उतनी ही चालाक थी।